हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। दूसरे अध्याय का नाम है बहुपद और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पहले इसका बेसिक समझेंगे और आगामी जो वीडियो रहेंगी उसमें हम इसकी एक प्रश्नावलियों की जो सवाल हैं उन्हें एक एक करके हम उसे हल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दूसरे अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम उसे शॉर्ट में समझते हैं। इसमें हमें प्रत्येक प्रश्नावली में का थोड़ा थोड़ा बेसिक हम तैयार कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं कि आपको दूसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, दूसरे अध्याय का नाम है आपका बहुपद और इसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये बहुपद होता क्या है? तो दोस्तों बहुपद के पहले हम संख्याएं समझ लेते हैं कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आप बचपन से संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं। संख्याओं को हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, ठीक है। संख्याओं को हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं और ये संख्याएं हमारी होती हैं दो प्रकार की। एक तो वो हमारी संख्याएं होती हैं जिन्हें कहते हैं हम चर संख्याएं और दूसरी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अचर संख्याएं। चर संख्याओं को हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं और अचर संख्याओं को हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप गणित में कोई भी चीज़ पढ़ो या किसी भी विषय में किसी भी चीज़ के लिए पढ़ो तो उसमें हिंदी के साथ साथ उसके इंग्लिश शब्द को जरूर सीखते जाना। आगे चल के जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में, 12th में या कॉलेज वगैरह में जाएंगे, तब आपके लिए इन शब्दों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए। हमारी विशाल क्लासेस आपके लिए मैथ में हर चीज़ों की इंग्लिश वर्ड जरूर सिखाती जाएंगी ताकि आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी भी तैयार होते रहे और आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, संख्याएँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो चर संख्याएँ होती हैं, दूसरी अचर संख्याएँ होती हैं। चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। ऐसी संख्याएं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है उसे हम चर संख्याएं कहते हैं। और जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, चर संख्या क्या है? वे संख्या है जिनका मान यानी जिसकी वैल्यू लगातार चेंजेस होती रहती है। कभी एक सवाल में इसकी वैल्यू कुछ और है, कभी दूसरे सवाल में इसकी वैल्यू कुछ और है, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस एंड कंडीशंस पर। तो वो आपकी चर संख्या कहलाती हैं और अचर संख्या वो कहलाती हैं जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों, चर संख्याओं के में उदाहरण आते हैं यानी वे संख्या जिन्हें आप मानते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X, Y, Z, A, B, C या तो दोस्तों जैसे A, B, C या अल्फा, बीटा, गामा, तो ये जो शब्द होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स यानी कि चर संख्याएं कहलाती है। इनका मान बदलता रहता है। और अचर संख्याओं में वो संख्याएं आती हैं जिनका मान नहीं बदलता है। इसमें आपकी जो गिनती रहती है, काउंटिंग रहती है, वो इसमें आती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक कोई भी संख्या हो, इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। इसमें जैसे किसी सवाल में इसका मान 3 है तो इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा, ना तो इसका मान कभी भी घट के 2 हो सकता है, ना इसका मान कभी भी बढ़ के 4 हो सकता है। इनका मान कभी भी अचर संख्याओं का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन चर संख्याओं का मान बदलता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से संख्याएं आपकी हो गई दो प्रकार की, चर संख्याएं और अचर संख्याएं, ठीक है। तो चर संख्या, अब हम आते हैं हमारे बहुपद की ओर कि बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों, चर संख्या और अचर संख्याओं से मिलकर, चर संख्याओं और अचर संख्याओं से मिलकर हमारा बनता है पद। चर संख्या और अचर संख्या से मिलके बनता है पद। पद किससे मिलके बनेगा? चर संख्या
और अचर संख्या से मिलके बनता है पद। और दोस्तों जो चर और अचर होते हैं वो हमेशा या तो गुणन के रूप में होते हैं, यानी या तो गुणा के रूप में होते हैं, या फिर हमेशा भाग के रूप में होते हैं। जो चर और अचर होते हैं, चर और अचर दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पद बनाएंगे। लेकिन चर और अचर हमेशा गुणन या भाग के रूप में रहते हैं। जैसे एक चर ले लिया हमने x और अचर ले लिया हमने 4, तो दोनों मिलके हो गए 4x, और 4x आपका क्या कहलाएगा? ये हमारा एक पद है। या जैसे हमने लिखा x/4, तो इसमें भी एक चर है और एक अचर है, तो ये भी हमारा क्या है? पद है। इससे हमने ऐसा लिखा 4/x, तो ये भी क्या है? हमारा एक पद है। तो दोस्तों पद क्या होता है? वो संख्याएं जो कि चर और अचर दोनों से मिलके बनती हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। और इसमें चर और अचर हमेशा कैसे रहते हैं? या तो गुणा के रूप में रहेंगे या फिर हमेशा वो भाग के रूप में उपस्थित रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों मिलके ही बने, आप चाहे तो उन्हें अकेले भी रह सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x/4, जैसे कहीं पर लिखा है x/4, तो इसमें x जो है वो अकेला अचर है और 4 जो है वो एक अकेला अचर है। तो यहाँ पे जो x है ये भी आपका एक पद है और 4 भी आपका एक पद है, तो ये भी आपके पद है। तो ऐसा नहीं है कि चर और अचर दोनों मिले तभी पद बनेगा, नहीं, अकेला चर भी पद हो सकता है और अकेला अचर भी पद हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर समय जो आपके लिए बहुपद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप चर और अचर जो है दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इसमें ये हमेशा या तो गुणा के रूप में रहेंगे या फिर भाग के रूप में रहेंगे। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया पद। अब हम पढ़ते हैं बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों एक से अधिक पद जब भी हो, बहुपद में क्या होता है? बहुपद में आपके एक से अधिक पद आ जाते हैं। तो जब एक से अधिक पद हो, कितने? एक से अधिक पद हो, तो वो आपका कहलाता है बहुपद। एक से अधिक पद, एक से अधिक पद हो तो वो आपका कहलाता है बहुपद। अब एक से अधिक कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भाई एक से अधिक बहुपद है? तो ये आपके हमेशा या तो जोड़ के रूप में या घटाने के रूप में उपस्थित रहेंगे। कैसे? इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों के लिए। जैसे मैंने लिखा 6x/4 7/2x + 9, ठीक है। 6x/4 7/2x + 9। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 6 और x जो है गुणा में है, ठीक है, गुणा में है। तो अभी मैंने देखा था पद क्या कहलाता, जिसमें चर और अचर संख्या क्या होती है? गुणा के रूप में या भाग के रूप में होती है। तो यहाँ पे 6 और x दोनों गुणा के रूप में है, तो ये हमारा कहलाएगा एक पद। ये मात्र एक पद है, ये आपके दो पद नहीं है। ये कितना है? मात्र एक पद है। ये 4 जो है ये हमारा दूसरा पद है। 7/2x ये पूरा हमारा तीसरा पद है, और 9 ये हमारा चौथा पद है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 पद हैं। तो जो पद होते हैं वो हमेशा प्लस या माइनस के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या, ये आपकी पूरी एक संख्या कहलाएगी। ये जो है ये आपकी पूरी एक संख्या है। ये आप जो उदाहरण लिया है ये आपकी पूरी एक संख्या है। तो ये पूरी संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें एक से अधिक पद हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो वो संख्या जिसमें एक से अधिक पद हो वो हमारी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहलाती है। अब दोस्तों पॉलिनोमियल होते हैं कई प्रकार के, पॉलिनोमियल होते हैं कई प्रकार के, ठीक है। तो अब हम इनके प्रकारों के बारे में समझते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल की जो प्रकार होते हैं वो होते हैं इनकी घात के आधार पे, घात यानी कि पावर के आधार पे। तो समझते हैं पहले घात क्या होती है, पावर क्या होती है, ठीक है। घात के लिए हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये होती क्या है देखते हैं। जैसे दोस्तों जब भी कोई संख्या होती है, जैसे मैंने लिखा 4 × 4,
जब कोई भी एक संख्या गुणा के रूप में बार बार रिपीट होती है, जब भी कोई एक संख्या गुणा के रूप में बार बार रिपीट होती है, जैसे कि जो संख्या 4 है एक गुणा के रूप में कितने बार है, 2 बार है, ये 2 बार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2। यदि ये संख्या कितने बार होती, 3 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 3। यदि ये संख्या होती है 5 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 5। यानी कि ये संख्या जितने बार भी होगी उसे हम उसकी क्या कहते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं। तो जो संख्या के ऊपर हम एक संख्या लिख देते हैं तो इस संख्या के लिए हम बोलते हैं घात, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर, या फिर हम इसे एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आप तो यहाँ पे पावर या फिर घात का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर के आधार पर यानी घात के आधार पर बहुपद होते हैं कई प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद। तो दोस्तों रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4x धन 6 धन 9 4x धन 6 बटे x धन 7, 4x धन 6 बटे x धन 7। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। यहाँ पे भी x के ऊपर कुछ नहीं है तो कितना है, 1। तो जब यहाँ पे इस पूरे बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात जो होती है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए दूसरा आता है हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद दोस्तों इसमें नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी होता है 2 और घाती यानी हो गया हमारा घात। तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, आपकी 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपकी मैंने लिखा 6x की घात 2 धन 7x धन 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है x की, सबसे बड़ी x की घात है 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आता है त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या है, आप जानते हैं, त्रि यानी संस्कृत में त्रि के लिए कहते हैं 3 और घाती के लिए क्या हो गया हमारा, घात। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, वो आपका त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि 9x की घात 3 धन 7x की घात 2 धन 6x धन 4। तो इसमें x की घात है 3, यहाँ x की घात है 2, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। तो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात है हमारी 3। तो ये आपका त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो दोस्तों घात के आधार पर बहुपद होते हैं 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 1, द्विघाती में अधिकतम घात 2 और त्रिघाती में अधिकतम घात 3 होती है।
अब दोस्तों पद के आधार पे भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं। अभी तो हमने घात के आधार पर देखा था, अब हम देखते हैं कि पद के आधार पे हमारे बहुपद किस प्रकार से हो सकते हैं। पद के आधार पर यानी पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हमें मेन रूप से दो प्रकार के बहुपद पढ़ना है, एक पदी, द्विपदी, आप चाहो तो उसे आगे भी कर सकते हो जैसे त्रिपदी, ठीक है। और फिर लास्ट में हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या है, बहुपद ही है। तो एक पदी क्या होता है, एक पदी नाम में ही है जिसमें कितना होना चाहिए, केवल एक पद हो। द्विपदी में क्या होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। त्रिपदी में तीन पद होने चाहिए और बहुपद में तीन से अधिक पद होना चाहिए, तीन से अधिक पद होना चाहिए। अब इसको उदाहरण से देखते हैं कैसे, ठीक है। उदाहरण से देखते हैं कैसे। एक पदी जैसे मैंने लिखा मात्र 6x, तो इसमें कितना है, केवल एक पद है। ये गुणा के रूप में है, चारों अचर संख्या है, गुणा के रूप में है, लेकिन है तो पूरा एक पद, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक पदी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6x धन 2, तो ये हमारा क्या बन गया, इसमें दो पद आ गए। एक पद तो हमारा 6x है और दूसरा है हमारा 2, तो ये हमारा बन गया द्विपदी। अगर मैंने इसमें लिखा 6x की घात 3 धन 2x धन 4, तो इसमें कितने पद आ रहे हैं, 6x की घात 3 एक पद हो गया, 2x आपका दूसरा पद हो गया और 4 तीसरा पद हो गया, तो ये आपका हो गया त्रिपदी। ऐसे ही मैंने लिखा 6x की घात 4 धन 2x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7, तो इसमें आपके 3 से अधिक पद हो गए, तो ये आपका बहुपद का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुपद जो अध्याय है, इस अध्याय के हमने बेसिक के बारे में पढ़ा है। आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और यह वीडियो सिर्फ 9th क्लास वालों के लिए नहीं बल्कि सभी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए। आप इसे 9th क्लास में भी काम आएगा और साथ में 10वीं 11वीं 12वीं और उच्च कक्षाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। तो हमारी इस वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे लोगों के लिए भी बताइए ताकि वो भी विशाल क्लासेस से जुड़ सकें और ज्ञान को प्राप्त कर सके, सफलता को प्राप्त कर सके, अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। इसी शुभकामनाओं के साथ, आशा के साथ, धन्यवाद।